चलिए ग्लोबल नॉलेज BSc एंड CBSE 6 to 10 की तैयारी इस पर कराई जाती है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 10 के चैप्टर 1 का जो भी प्रश्न उत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में हम पढ़ेंगे। इसका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 श्रम विभाजन। श्रम विभाजन चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन। इसके लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है, लेखक भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, महान भारतीय महापुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके लेखक। चलिए लेखक का परिचय यानी कि भीमराव अंबेडकर का परिचय। भीमराव अंबेडकर का परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मह जिला मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मह जिला मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोध बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक व्यक्ति थे। यानी कि अपने समय में यह बहुत पढ़े लिखे व्यक्तियों में गिने जाते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्हें बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है, बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ के नरेश यानी कि राजा के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए मतलब हाई लेवल शिक्षा के लिए उन्हें न्यूयॉर्क भेजा गया, जो कहाँ पड़ता है अमेरिका में। फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा था और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत किए थे। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे थे। लगभग इनको सभी में नॉलेज था। इतिहास मीमांसा में भी, विधिवेता, विधि मतलब नियम बनाने वाला, अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री, शिक्षाविद एवं धर्म दर्शन, यह सभी प्रकार में इनको ज़्यादातर नॉलेज था। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया था। स्वदेश यानी कि अपने ही देश भारत में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी किए थे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और जो मजदूर थे उनको मानवीय सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला था बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले। यानी कि इनके जो विचार या चिंतन जो था इनसे प्रेरित था। तो बुद्ध से था, कबीर से और ज्योतिबा फुले से था। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका थी। यानी कि भारत के संविधान निर्माण किया गया था, उनमें इनकी महान बहुत बड़ी भूमिका थी और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं, कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। दिसंबर 1956 में दिल्ली में ही इनका निधन हो गया था। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी। इनकी पुस्तक, रचनाएं एवं भाषण है। इनकी जो बहुत सारी पुस्तकें यानी कि रचनाएं और भाषण जो है, पहला देखो द कस्टस इन इंडिया,
their mechanism, genesis and development, the untouchables, who are they, who are Sudras, Buddhism and communism, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of कास्ट इत्यादि इनकी पुस्तक मतलब लेखक रचनाएं हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वार में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वारमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित होता है। पूरा जो इनका कुल जो भी रचनाएं हिंदी में उनका जो संपूर्ण वारमय है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आगे है यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी कि यहाँ जो भाषण यह जो चैप्टर है वह एक तरह से भाषण है। क्या है? भाषण है। यह किस बुक से लिया गया है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन जो है स्थगित हो गया था और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का एक रूप दे दिया था। यानी कि जो भाषण था वह कहाँ देना था? तो लाहौर में देना था। तब 1936 में लाहौर में एक भाषण था इनका, वहीं पे इनका देना था। इसी कारणवश जो है लाहौर में यह सम्मेलन नहीं हो पाती है। इसलिए बाद में उन्होंने इस भाषण को एक पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगनी अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नरसैंगिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्थियकर प्रकृति पर भी यहाँ एक सम्राट विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र में भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। अब हम लोग करेंगे पाठ का सारांश। देखिए पाठ में क्या लिखा गया है, क्या है, देखिए पाठ का सारांश। जैसे प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज में उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। यानी कि समाज में जाति प्रथा के कारण समाज में रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा बढ़ता चला जाता है। इसी बात को इसने बताया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। उनका तर्क यानी कि उनका मानना है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि उनका तर्क है कि आधुनिक समाज जो आज के जो समाज है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर पाता है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण जो है कोई भी मनुष्य अपने स्वतंत्र रूप से यानी कि अपनी इच्छा अनुसार
पेशा का चुनाव नहीं कर सकता है। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह अपनी इच्छा अनुसार चाहता है कि हम ये काम करें, अगर उसके पिताजी या उसके घर वाले अगर कोई जो काम कर रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग उसी काम में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाते हैं। या एक तरह से श्रम विभाजन में, यानी कि श्रम विभाजन में आता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, पैतृक पेशे में वह परंपरागत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करना पड़ता है। यानी कि ऐसे काम जिसमें मन नहीं लग रहा, फिर भी उस काम को करना पड़ता है। कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसका दूसरा नाम लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनाचार्य की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। आगे है शब्दार्थ। देखिए, विडंबना। विडंबना मीन्स होता है उपहास करना। विडंबना मीन्स होता है उपहास करना। विडंबना मीन्स उपहास करना। अगला है पोषक। पोषक मतलब होता है समर्थक, पालक या पालने वाला। ठीक है। पूर्व निर्धारण मतलब पहले से ही तय होना। पूर्व निर्धारण यानी कि पहले से ही तय किया गया जो होता है उसी को पूर्व निर्धारण कहते हैं। अकस्मात मतलब होता है अचानक। अकस्मात मतलब होता है अचानक। अगला है प्रक्रिया। किसी काम के होने का जो ढंग, रीति, तरीका होता है उसी को प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है प्रतिकूल यानी कि विपरीत, किसी का विपरीत या उल्टा। स्वेच्छा मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी कि अपने इच्छा से। उत्पीड़न मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना। उत्पीड़न मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यंत्रणा देना। संचारित मतलब होता है प्रवाहित होना। संचारित मतलब होता है प्रवाहित होना। बहुविध मतलब होता है अनेक प्रकार से। बहुविध मतलब होता है अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने या समक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने या समक्ष। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व। वांछित मतलब होता है आकांक्षित या चाहा हुआ। वांछित मतलब होता है आकांक्षित या चाहा हुआ। चलिए अब हम लोग पाठ में जो प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न